Hello everyone, welcome back to Lucknow Naam Academy. This is सोनाली जायसवाल। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा सिलेबस क्या है बीए इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 1 का और टॉपिक्स कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। और ये सेशन मेनली हमारा फर्स्ट टॉपिक को कवर करेगा, यूनिट नंबर 1 का, दैट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। Like economics have been defined in different ways by the different economists. Economics को अलग अलग economics ने अलग अलग definitions दे के explain किया। बट अगर हम जनरल definitions देखें economics की क्या है, तो economics originate from the Greek word. economics एक Greek word से originate हुआ है, that is oikonomia. Okos means household and nomos means management. It means, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, एक सेकेंड, इसका मतलब हुआ इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चार मेनली डेफिनेशन है: वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर, स्केयरसिटी एंड ग्रोथ डेफिनेशंस। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया, वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल ने दिया, स्केयरसिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दिया एंड ग्रोथ डेफिनेशन इज गिवन बाय सैमुएल्सन। तो वेल्थ डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, who is known as a father of economics, named his famous book as An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nature. According to him, economics inquiries into the factors that determine wealth of a country and its growth. स्मिथ जो है वो फादर है इकोनॉमिक्स का, और इन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक दी थी, ये 1706 के टाइम में इन्होंने दी थी। और इन्होंने इसमें बताया कि इकोनॉमिक्स इंक्वायरीज करती है, हमें बताती है कि किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेल्थ कंट्री की और उसकी ग्रोथ को। वेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स या फिर मनी। वेल्थ का मतलब है कि ऐसा कोई गुड्स जो कि सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को, या फिर हम वेल्थ को इन टर्म ऑफ मनी ले सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम आते हैं। स्टडीज़ ऑफ वेल्थ, economics is the study of wealth only. It deals with the activities of man related with the consumption, production, exchange and distribution of wealth only. इनके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स में हम केवल वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक इंसान कंजप्शन करता है, प्रोडक्शन करता है, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड इज स्टडी ओनली मटेरियल गुड्स। Only such material goods constitute wealth which are useful, scarce and has value of exchange. Non-material goods are not wealth. यहाँ material goods का मतलब क्या है, वो goods जो कि हमारे tangible हैं। ठीक है, जो कि हमारे tangible goods हैं उनको हम क्या बोलेंगे, material goods, like car, AC. Non-material goods कौन से goods हो गए, like intangible goods, doctor, actors, ये सारा हो गया। Third is causes of wealth. Causes of wealth, economics studies the causes of changes in the wealth, which means economic development. It explains and analyzes increases in the production of wealth and its distribution. इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारा वेल्थ चेंज होता है। अगर वेल्थ चेंज होता है उसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारी सैलरी आज 20,000 रुपये है, तो हम 2 व्हीकल से चल रहे हैं। ठीक है, 2 व्हील से चल रहे हैं। अगर हमारा 50,000 हो जाती है तो हम 4 व्हीलर से चलेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। जब भी हमारे वेल्थ में चेंजेस हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, डिसएडवांटेज हैं। टू मच इम्पॉर्टेंस टू वेल्थ, इन्होंने वेल्थ को ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया और किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया। नो मेंशन ऑफ मैन वेलफेयर, इन्होंने वेलफेयर डेवलपमेंट को लेके किसी तरीके की बात नहीं की। ठीक है, एंड नैरो व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट इज, तो स्मिथ के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, केवल हम मटेरियल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स के बारे में नहीं पढ़ते, और किस तरह से चेंजेस ऑफ वेल्थ होते हैं जिसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये कुछ चीज़ें बताई स्मिथ के अकॉर्डिंग थी जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेलफेयर डेफिनेशन क्या है। वेलफेयर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्शल, वेल्थ इज ओनली अ सेकेंडरी थिंग, इट इज़ अ मैन एंड हिज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ विच इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। इनके हिसाब से जो वेल्थ था उसको उन्होंने सेकेंडरी ऑब्जेक्ट माना अपना, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपना इन्होंने क्या माना, मैन और उसकी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को। अब हम समझते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स हाउ अ मैन गेट्स इट्स लिविंग एंड हाउ इट स्पेंड इट, किस तरीके से वो अर्न कर रहा है अपनी इनकम को, और किस तरीके से वो स्पेंड कर रहा है उसको, किस तरीके से वो अपनी इनकम को यूज़ कर रहा है। एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड द एंड ऑफ द इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या है, लाइक डेवलपमेंट से है, ठीक है। मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या है, लाइक मटेरियल इन द सेंस कार हो गया, एसी हो गया। पहले हम क्या लगा रहे थे, पहले हम कूलर का यूज़ कर रहे थे, अब हम एसी का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वेलफेयर हो रहा है, इस चीज़ से है। फर्स्ट इसका फीचर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, definition reveals that although economic studies well but it has been given wealth secondary place, इन्होंने wealth को secondary place दिया and is considered mankind as a primary subject of economics। स्टडी ऑफ मैनकाइंड में हम पढ़ेंगे किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, वो किस तरह कब सेटिस्फाइड हो रहा है, कब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इन सब के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सेकेंड, स्टडीज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। Man performs many type of activities. Economics is concerned with wealth, but it is concerned with wealth in the sense that it studies man action regarding how it earns wealth and how it spends it। ठीक है, कि किस तरह से वो अर्न कर रहा है वेल्थ पर, किस तरीके से वो स्पेंड कर रहा है अलग अलग चीज़ों पे। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन वेलफेयर, नॉट द जनरल ह्यूमन वेलफेयर, because general human welfare cannot be measured, but material welfare is measurable. Non-material welfare is outside the scope of economics। Criticisms क्या हैं, restrict the scope of economics। Definition has limited the scope of economics to the study of material goods only, but in economics we study not only the material things but also the immaterial things। material things कैसे हो गया, मटेरियल गुड्स लाइक क्लोथ, बिल्डिंग्स, कार्स। इमटेरियल थिंग्स जैसे हो गया एजुकेशन, सोशल वर्क, ट्रस्ट, लव, ये इन सब चीज़ें के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। ऐसा इन्होंने बोला कि हम नॉन मटेरियल थिंग्स को नहीं इंक्लूड करते, हम केवल मटेरियल थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हैज़ लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली, केवल हम इसी को पढ़ेंगे, इमटेरियल थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस वजह से ये लिमिटेशंस हो गई इसकी। Concept of economic welfare is not clear. Idea of economic welfare is vague. Money cannot be regarded as an accurate measure of welfare. Welfare is a subjective thing and it varies from person to person। हम ये नहीं कह सकते मनी से मेज़र कर सकते वेलफेयर को। वेलफेयर एक सब्जेक्टिव थिंग है, लाइक हमने पढ़ा है यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, वो वेरी करती है पीपल टू पीपल। अगर पर्सन ए है वो एप्पल का कंजप्शन कर रहा है और वो सेटिस्फाइड हो रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट पर्सन बी विल ऑल्सो सेटिस्फाइड बाई कंज्यूमिंग द एप्पल, माइट बी हिज यूटिलिटी विल बी सेटिस्फाइड बाई ईटिंग द ऑरेंज। ऐसा भी हो सकता है कि उसको ऑरेंज खा के सेटिस्फेक्शन मिले, एप्पल खा के सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो ये सब्जेक्टिव थिंग है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। थर्ड इज इकोनॉमिक्स नॉट अ सोशल साइंस बट अ ह्यूमन साइंस। Marshall regarded economics as a social science, but he ignores all other aspects. It considered with exchange and distribution as well। ठीक है, तो मार्शल के अकॉर्डिंग क्या था, मार्शल ने बताया कि हम वेल्थ को सेकेंडरी मानते हैं, हमारे लिए प्राइमरी क्या है ये देखना कि मैन किस तरह से बिहेव कर रहा है और किस तरीके से वो अर्न कर रहा है और किस तरीके से वो स्पेंड कर रहा है कई सारी चीज़ों पे, और किस तरह से हम प्रमोट कर सकें मटेरियल वेलफेयर को।
Scarcity definition. According to Robbins, in his famous book, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science 1931, economics is a science which studies human behavior. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. रॉबिन्स ने बोला कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इंस हैं, इंस का मतलब यहाँ पे किससे, इंस का मतलब यहाँ पे है वॉन्स, जो भी हमारी वॉन्ट्स हैं उनके रिलेशन में जो रिसोर्सेज है वो हमारे स्केयर हैं क्योंकि उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जो कि हम जानते हैं कि हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इनके डेफिनेशन से हमें 3 फैक्ट्स के बारे में पता चलता है। वन इज़ अनलिमिटेड वॉन्ट्स। Unlimited wants, Robin's definition is that man's wants are unlimited. In his definition, ends का मतलब क्या है, implies wants and for satisfying wants the man uses resources. ends का मतलब है हमारी इच्छाओं से है, want से है कि हम रिसोर्सेज यूज़ करके अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड होती तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही ना अराइज होती। तो हमारी वॉन्ट्स जो हैं, हमारी इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है। अगर एक वॉन्ट्स हमारी पूरी होती है तो दूसरी वॉन्ट्स हमारी आ जाती है। ठीक है, वॉन्ट्स कभी किसी की भी फुलफिल नहीं होती है। इस वजह से रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, स्केयर इन रिलेशन टू आवर अनलिमिटेड वॉन्ट्स। Then second is scarce means. It gives rise to the economic problem is that resources are scarce in relation to wants. Here resources or means refers to natural productive resources, man-made capital goods, consumer goods, money and time available with men etc. Scarce mean है, scarcity है रिसोर्सेज की, ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जब हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, किस तरह से हमें कौन से रिसोर्सेज को हमें कहाँ पे एलोकेट करना है, प्रॉपर उनकी यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज स्केयर ना होते तो हमारी सारी वॉन्ट सेटिस्फाइड हो जाती, कोई प्रॉब्लम ही ना आती कि हमें चूज़ क्या करना है। ठीक है, हमारे वॉन्ट्स में से हमें चूज़ क्या करना है या एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, उनके रिलेशन में हमारे जो रिसोर्सेज है वो स्केयर्स हैं। क्यों स्केयर्स हैं? क्योंकि उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब थर्ड पॉइंट भी हम ये भी पढ़ लेते हैं कि थर्ड पॉइंट इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। रिसोर्सेज और मीन्स हैव वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस। कई सारे रिसोर्सेज के यूज़ होते हैं। रिसोर्सेज कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस। लाइक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कोल कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। कोल को हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स में भी एज अ फ्यूल। इट कैन बी यूज फॉर रनिंग ट्रेन। और कोल को कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कुकिंग गैस, कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कोल को। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के बारे में मेनली रॉबिन्स ने बताया कि हम इकोनॉमिक्स में इन सारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। लाइक इन्होंने कुछ फीचर्स उसमें मेंशन है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, इकोनॉमिक्स इज अ चॉइस ऑफ साइंस। कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी हैं, इम्प्लिसिट कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, मेक इकोनॉमिक्स अ प्योर एंड पॉजिटिव साइंस। रॉबिन्स ने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन इन। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अपने नोट्स में, इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन इन। ये स्टेटमेंट किसने बोला था, रॉबिन्स ने बोला था। यहाँ पे इंस का मतलब क्या है, इंस रिफर्स टू ह्यूमन बॉन्ड्स। इंस का मतलब है ह्यूमन की इच्छाओं से है, एंड ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड इन नंबर। हमारी इच्छाएं इनफाइनाइट नंबर्स में हैं जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। थस इट बिकम इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द वॉन्ट्स ऑफ द पीपल विद इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज। इस वजह से ये इम्पॉसिबल है कि हम एक लिमिटेड रिसोर्सेज से उन सारी इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। इस वजह से रॉबिन्स ने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन इंस एंड टू मच एम्फेसिस ऑन द स्केयरसिटी। स्केयरसिटी के बारे में इन्होंने ज़्यादा बात की कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। लाइक लास्ट डेफिनेशन जो है वो हमारी ग्रोथ डेफिनेशन है। इसको सबसे ज़्यादा करेक्ट डेफिनेशन माना जाता है अमंग जो हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ा, वेल्थ की, वेलफेयर की, स्केयरसिटी की। ग्रोथ डेफिनेशन सबसे ज़्यादा करेक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को अपने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। किसने दिया है ये ग्रोथ डेफिनेशन, इज गिवन बाय द
प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया। इन्होंने क्या क्या बोला ये देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड स्टडी, यहाँ पे स्टडी नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूजेज, यहाँ पे हो जाएगा सोसाइटी, ठीक है, स्टडी की जगह हो जाएगा सोसाइटी। इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग द वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। अब देखते हैं इसमें कितनी सारी चीज़ों की इन्होंने बात की। पहला इन्होंने बोला कि हाउ, हम इसमें स्टडी करेंगे हाउ मेन एंड सोसाइटी चूजेस, किस तरह से सोसाइटी और मेन चूज़ करेंगे विद और विदाउट यूज़ ऑफ मनी, मनी का यूज़ करके भी और मनी का यूज़ ना करके भी। बिना मनी के यूज़ करके वो कैसे चूज़ कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन वगैरह को, लाइक एनजीओज़ में उन्होंने डोनेट कर दिया, कोई उन्होंने सोशल वर्क किया, इन सब से भी सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है, ठीक है। टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, किस तरह से अपने स्केयर रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना अल्टरनेटिव यूजेस में उनके, ठीक है। विच कुड हैव एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर द कंजप्शन, किस तरीके से हमें उनका प्रोडक्शन करना चाहिए, किस तरीके से हमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि जिनसे हम कंजप्शन कर सकें, आज भी कंजप्शन कर सकें एंड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी उसका कंजप्शन किया जा सके अमंग द वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ द सोसाइटीज़। तो इन्होंने कई सारी चीज़ों के बात किया कि किस तरीके से स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूजेज, पहला इन्होंने इसके बारे में बात किया। दूसरा इन्होंने बात किया विद और विदाउट मनी। फिर इन्होंने बात किया किस तरीके से हम अपने स्केयर रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूजेस में हमें एलोकेट करना चाहिए, तीसरी चीज़ के बारे में बात किया। फिर उन्होंने बात करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन को लेके बात किया, और फिर उन्होंने प्रेजेंट के बारे में बात की और फ्यूचर के बारे में बात किया कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी का पूरा ग्रुप और किस तरीके से पीपल इस चीज़ को कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने अपने डेफिनेशन में इंक्लूड किया। लाइक हमने वेल्थ में केवल पढ़ा था कि मटेरियल गुड्स होना चाहिए, ठीक है, मटेरियल गुड्स के बारे में केवल हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रॉबिन्स ने सबसे ज़्यादा फोकस इम्पोर्टेंस किसके ऊपर दिया, स्केयरसिटी के ऊपर दिया, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा मोस्ट करेक्टेड डेफिनेशन माना गया है। इनके कुछ फीचर्स पे आते हैं हम। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द रॉबिन्स एंड सैमुअल्सन, रॉबिन्स और सैमुअल्सन में क्या सिमिलैरिटीज़ थी। बोथ हैज़ एम्फेसिस प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट्स लिखा होगा, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। रॉबिन्स ने तो इसके ऊपर बात की ही थी, मेनली इसी के ऊपर की थी। सैमुअल्सन ने भी इसकी बात की, उनके डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड था, ठीक है। देन है डायनेमिक्स, ही इंक्लूडेड टाइम एलिमेंट विच मेक्स द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक डायनेमिक्स, ठीक है। इन्होंने टाइम एलिमेंट की भी बात की कि कंजप्शन हम आज भी कर सकें और फ्यूचर में भी हमारे जो वेरियस पीपल्स और ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ है वो भी कर सके। तो इन्होंने टाइम एलिमेंट को भी इसमें लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना, इन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन दी है, तो एक वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसी वजह से लिखा हुआ है इकोनॉमिक डायनेमिक्स। देन लास्ट इन्होंने क्या बोला, इम्पोर्टेंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रॉब्लम्स, यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा एम, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को लेके बताया कि हमें जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए वो एक बैलेंस में करना चाहिए। लाइक अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स जो हैं, कंज्यूमर गुड्स और एक सेकेंड, कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है हमारा कैपिटल गुड, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है कंज्यूमर, वो किसी और प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, प्रोडक्शन यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते उस गुड्स को। जो कैपिटल गुड्स होता है वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज आता है, तो इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बोला। तो ओवरऑल ये था कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स में
कौन कौन सी डेफिनेशन थी, बट अगर आपसे ये कोई पूछता है कि इन चारों में से सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी है, मोस्ट करेक्टेड कौन सी है, तो ग्रोथ डेफिनेशन है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को उसमें इंक्लूड किया, किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने उस पर इंक्लूड किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।